नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बायोमोलिक्यूल्स। देखिए बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? बायोमोलिक्यूल्स। देखिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन, एंजाइम्स, लिपिड्स, ये क्या हैं? कुछ हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हमने कुछ बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करनी है जो आपके सिलेबस में है और जो इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, उसके बाद अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना है, उसके बाद क्या है? न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करनी है। आपके पास 3 यही मेन इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कंपाउंड्स which upon hydrolysis gives such compounds are known as carbohydrates. ठीक है, क्या होते हैं? देखिए कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव। सबसे पहले बात क्या बोली गई है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब क्या है? इसके जो कार्बन होंगे वो क्या होंगे? कायरल कार्बन होंगे। ठीक है, बताया था इनाइंशोमर्स, कायरल कार्बन क्या होते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में। तो ये क्या है? आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब क्या है? ये कार्बन क्या होंगे? सारे के सारे कायरल होंगे। उसके बाद क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होंगे? बहुत सारे OH ग्रुप होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, और साथ में क्या होगा? या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर क्या होंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, फिर से वही बात, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, और साथ में क्या होगा? उसके कीटोनिक ग्रुप होगा। ठीक है, मतलब क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और वो सभी कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस पे ये दोनों कंपाउंड्स दे दें, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, उनको क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर वो सभी कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस पे इन दोनों में से कोई एक कंपाउंड दे दे, उनको क्या बोलते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द, अब देखिए क्या है, चलिए नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन। अभी हमने क्या कहा है? हाइड्रोलिसिस पे अगर वो एक कंपाउंड दे देते हैं उनको भी क्या बोलते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस करने पे हमें कितने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, हमने उनको उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया। देखिए जो मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड, सैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी बोला जाता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड क्या है? सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है। मोनोसैकेराइड क्या है? सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते, इसको क्या बोल सकते हैं हम? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यूनिट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। इसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हैं? एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं मोनोसैकेराइड के। ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, इसको हम फर्दर और आगे हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है? डाइसैकेराइड।
नेक्स्ट क्या है, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पे हमें क्या दें, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट दें, उनको क्या बोला जाता है, डाइसैकेराइड। ठीक है, क्या दें, गिव्स 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पे अगर हमें क्या मिले, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिले, उसको क्या बोला जाता है, डाइसैकेराइड। फिर पॉलीसैकेराइड आ जाएगा। पॉलीसैकेराइड क्या होगा, जो हमें हाइड्रोलिसिस पे क्या करें, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोवाइड करें, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब इनको 1 बाय 1 इनकी थोड़ी सी स्टडी करते हैं। सबसे पहले करने हमने मोनोसैकेराइड। मेन तो इसके क्या है, आपके पास स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 1-2 टर्म्स हैं, एनोमर, एपीमर, उसकी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमने बात करनी है ग्लूकोज की। देखिए जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। ये क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब देखिए क्या है, ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है, कभी भी ओपन चेन में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये ओपन चेन में एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए यहाँ पे आपके पास, अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास टॉप पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और जो 5th पोजीशन पे देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, जो 5th पोजीशन पे ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं और क्या करते हैं, इस एल्डिहाइड पे क्या कर देते हैं, अटैक करते हैं। इस एल्डिहाइड पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड के अटैक पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज। यही चीज बनेगी, यही बनेगा स्ट्रक्चर। इस वाले ऑक्सीजन ने क्या करा है, इस कार्बन पे अटैक करा है, तो यहाँ से क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो देखिए आपके पास क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये है आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है आपके पास, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, ये क्या करता है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 2 फॉर्म कौन सी हैं, अब वो देखते हैं हम। यहाँ तक समझ में लगा, ये था आपके पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये ओपन चेन में बहुत कम एग्जिस्ट करता है, मतलब ट्रेसिस में 0.001% के आसपास इसकी परसेंटेज होती है। बाकी सारा का सारा क्या करता है, 99.9% किस में एग्जिस्ट करता है, वो साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए हमने क्या करना है, जो एक क्लोज फॉर्म है, यानी जो आपके पास क्लोज स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट होगा फर्स्ट फॉर्म है आपकी ये, सेकंड होती है ये। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप फर्स्ट कार्बन को देखें, ये क्या है आपके पास, फर्स्ट कार्बन।
फर्स्ट कार्बन को देखें तो फर्स्ट कार्बन पे जो OH की पोजीशन है वो क्या है, डिफरेंट है। OH की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, इसमें फर्स्ट कार्बन पे OH जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड पे है, और इसके अंदर क्या है, जो आपके पास OH है वो क्या है, लेफ्ट साइड पे है। तो जब आपके पास फर्स्ट कार्बन एटम पे OH राइट साइड पे होता है तो उसको क्या बोला जाता है, अल्फा फॉर्म। क्या बोला जाता है उसको, अल्फा फॉर्म। और अगर आपके पास फर्स्ट कार्बन एटम पे जो OH ग्रुप है वो क्या हो, लेफ्ट साइड पे हो, तो उसको क्या बोला जाता है, बीटा फॉर्म। क्या बोला जाता है उसको, बीटा फॉर्म। तो आपके पास ये दो स्ट्रक्चर बन गए हैं ग्लूकोज के, अल्फा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज और बीटा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। अब देखिए जो ये फर्स्ट कार्बन होता है, इस फर्स्ट कार्बन को क्या बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन। इसको क्या बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन। ये दोनों ही क्या है आपके पास, एनोमेरिक कार्बन है। तो जो फर्स्ट कार्बन है उसको क्या बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें, सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, फर्स्ट कार्बन पे क्या है, कन्फिग्रेशन डिफरेंट है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कार्बन ऐसा है जिसपे क्या है, कन्फिग्रेशन डिफरेंट है। तो आप क्या बोल सकते हैं, जो अल्फा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज है और जो बीटा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज है वो दोनों आपस में क्या है, एनोमर्स हैं। क्या है, एनोमर्स। एनोमर्स का क्या होता है, मतलब वो स्टीरियो आइसोमर्स या फिर वो आइसोमर्स जिसमें क्या हो, C1 कार्बन एटम पे यानी एनोमेरिक कार्बन एटम पे कन्फिग्रेशन क्या हो, रिवर्स हो, उनको क्या बोला जाता है, एनोमर्स बोला जाता है। ठीक है, अगर C1 कार्बन एटम पे कन्फिग्रेशन रिवर्स हो तो उसको क्या बोला जाता है, एनोमर्स बोला जाता है। समझ लगी ये डेफिनेशन एनोमर्स की। एनोमर के बाद एक और आपके पास टर्म आती है, एपीमर। एनोमर के बाद एक और डेफिनेशन आती है, एपीमर। देखिए एनोमर और एपीमर में क्या डिफरेंस है, हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया था कि कार्बन क्या होगा, फर्स्ट कार्बन होगा जिस पे पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, यही कहा था ना हमने, जो फर्स्ट कार्बन होगा सिर्फ और सिर्फ उस पे ही क्या होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्स होगी, उसको क्या बोला था हमने, एनोमर। एपीमर क्या होते हैं, फर्स्ट कार्बन को छोड़ के, फर्स्ट कार्बन को छोड़ के जितने भी कार्बन बचते हैं, अगर उनमें से किसी भी एक के ऊपर स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्स हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एपीमर। ठीक है, फर्स्ट कार्बन को छोड़ के बाकी के जितने भी कार्बन एटम आपके पास बचते हैं, अगर उसमें किसी के ऊपर भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, एपीमर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एपीमर। अब देखिए अगर मैं बात करूं, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 एपीमर्स। ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 एपीमर्स। अगर मैं आपको ये बात बोल देता हूं कि ग्लूकोज और मैनोज क्या है, C2 एपीमर्स हैं, तो आपको देखो क्या चीज करनी है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है सबको, क्या होता है, सिंपल ओपन चेन की बात करते हैं। ये है आपके पास ग्लूकोज। अब मैंने क्या कहा है, ग्लूकोज, और जो ये मैनोज हैं वो क्या है, C2 एपीमर है। मतलब क्या है, सेकंड कार्बन पोजीशन पे क्या होगी, अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं सेकंड कार्बन एटम की, सेकंड कार्बन एटम यही है, तो ये क्या बन गया आपके पास, मैनोज। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज और मैनोज क्या है, C2 एपीमर है। मतलब क्या है, अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के अगर मैं सेकंड पोजीशन की क्या कर दूं, स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्स कर दूं, मतलब OH को चेंज कर दूं, मतलब पोजीशन चेंज कर दूं, तो वो क्या बन जाएंगे, C2 एपीमर बन जाएंगे। ठीक है, ये था आपके पास ग्लूकोज और मैनोज क्या होते हैं, C2 एपीमर। वैसे ही अगर हम बात करें, जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होते हैं, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर C4 एपीमर्स, आर C4 एपीमर। ये क्या बन गया आपके पास, पहले से ग्लूकोज बन गया। अब देखो इसमें मैंने क्या बोला, ग्लूकोज और जो ग्लैक्टोज होते हैं वो क्या है, C4 एपीमर। C4 एपीमर का मतलब क्या है, जो फोर्थ पोजीशन होगी ग्लूकोज की उस पे क्या होगी, कन्फिग्रेशन चेंज होगी। जो फोर्थ पोजीशन होगी उस पे कन्फिग्रेशन चेंज होगी, 1 2 3 4, इस पे कन्फिग्रेशन क्या कर दो, चेंज कर दो। ये क्या बन गया आपके पास, ग्लैक्टोज बन गया। तो ये क्या आ गया आपके पास, ग्लैक्टोज। अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेपर में पूछ लिया जाए, C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज इज,
ठीक है। ग्लूकोज का C4 एपिमर कौन सा है, नेम भी पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए, नेम भी पता होना चाहिए। अगर C4 की बात कर रहे हैं हम ग्लूकोज के C4 एपिमर की, तो वो क्या होता है, ग्लैक्टोज। वैसे ही आपसे पूछ सकते हैं ग्लूकोज का C2 एपिमर कौन सा है, तो क्या है, मैनोज। स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, नाम भी पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपसे एनोमेरिक पूछ लेते हैं, एनोमेरिक का तो आपको पता है, एनोमेरिक मतलब फिक्स्ड है, फर्स्ट पोजीशन। और एपिमर फिक्स नहीं होता, एपिमर फिक्स नहीं होता, वो पहले कार्बन को छोड़ के कोई भी कार्बन हो सकता है, ठीक है। और एक बात, अगर मान लीजिए पोजीशन मेंशन नहीं है एपिमर की, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि एपिमर बताओ क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ आप C2 लेके चलोगे। अगर पोजीशन डिफाइन है तो आपको वही पोजीशन देखनी है जो पूछ रखी है, और अगर पोजीशन डिफाइन नहीं है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपने उसको क्या मानना है, C2 एपिमर मानना है, ठीक है। समझ में लगा एनोमर और एपिमर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ग्लूकोज और मैनोज क्या होते हैं, C2 एपिमर, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज क्या होते हैं, C4 एपिमर्स होते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आ जाइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, हैवर्थ फॉर्मूला कैसे बनाते हैं इनका, हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए क्या है ये आपके पास, अगर मैं देखें 1 2 3 4 5 और ये क्या आ गया आपके पास 6, तो ये क्या आ गया आपके पास, एक 6 मेंबर्ड की रिंग है। क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है। और 6 मेंबर्ड रिंग में क्या है आपके पास, एक ऑक्सीजन है। 6 मेंबर्ड रिंग में क्या है, ऑक्सीजन है। तो अगर हम बात करें इसकी हैवर्थ प्रोजेक्शन की, तो वो कुछ इस टाइप से बनती है। हमने क्या कर दिया, एक 6 मेंबर्ड रिंग बना दी जिसमें क्या है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन से उठा के चलना है, फर्स्ट कार्बन से। अब देखिए जो फर्स्ट कार्बन में राइट हैंड साइड पे है, उसको आपने क्या लिखना है, चलिए पहले यहाँ पे पोजीशन बना देते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं आपके पास 6 बॉन्ड्स ऐसे मेंशन की होती हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स ऐसे क्या की होती हैं, मेंशन की होती हैं। और देखो ये 5 की 5 क्या होती हैं, कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग होती है। फर्स्ट कार्बन के लिए ये क्या होती है, सेकंड कार्बन के लिए ये क्या है, थर्ड कार्बन के लिए ये क्या है, फोर्थ कार्बन के लिए, और ये क्या है, फिफ्थ कार्बन के लिए, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, जो चीज़ राइट हैंड साइड पे है उसको क्या लिखना है, डाउनवर्ड लिखना है, और जो लेफ्ट साइड पे है उसको क्या लिखना है, अपवर्ड लिखना है, बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखें, राइट साइड पे क्या था, OH, राइट साइड वाला हमने क्या कर दिया, नीचे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, C2 पे OH क्या था, डाउन राइट साइड पे था, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, डाउनवर्ड लिख दिया, H क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, राइट साइड पे क्या था, H था, तो राइट साइड पे H था, तो H क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इस टाइम OH क्या आ जाएगा, इस बारी ऊपर आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ पे देखिए आपके पास क्या है, OH क्या है, राइट साइड पे है, OH राइट साइड पे, तो ये क्या आ गया आपके पास, OH राइट साइड पे आ गया, और H क्या आ गया, ऊपर वाली साइड आ गया, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट कार्बन है यानी C5 की अगर हम बात करें, तो उसमें आपके पास ये रूल नहीं लगता। उसमें क्या करना है, जो CH2OH है, ये वाला ग्रुप है, वो आपको ऊपर ही मेंशन करना है, ठीक है। जो लास्ट वाला CH2OH ग्रुप है, आपको उसको क्या करना है, ऊपर ही बनाना है। बाकी ये आपके पास आ गया हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। अब देखिए ये किसका है हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, अल्फा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज का, अल्फा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज का। ये पता है ना डी टर्म कहाँ से आई है, यहाँ पे जो पहले अगर हम ओपन चेन की बात करते थे तो यहाँ पे क्या होता था, OH राइट साइड पे होता था, तो जब OH राइट साइड पे होता है तो वो क्या आता है, डी टर्म आती है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे होता है तो एल टर्म आती है, बताया हुआ है स्टीरियोकेमिस्ट्री में ग्लिसरैल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ गया, अल्फा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। अब देखो इसी टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताइए C2 या फिर C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज का, ठीक है, C2 या फिर C4 एपिमर का। तो आपको क्या करना है, अगर C2 पूछते हैं तो इसकी पोजीशन रिवर्स कर देनी है, अगर C4 पूछते हैं तो इसकी पोजीशन रिवर्स कर देनी है, बस, और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। C2 पूछते हैं तो सेकंड वाले की पोजीशन रिवर्स कर दी, C4 पूछते हैं तो फोर्थ वाले की पोजीशन रिवर्स कर दी, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास मैनोज और ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर भी आ जाएंगे। ये क्या आ गया आपके पास, अल्फा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज का। और अगर बीटा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज का बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे, किसकी पोजीशन चेंज करेंगे,
सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कार्बन एटम की पोजीशन चेंज कर दो, बीटा डी डेक्सट्रोरोटेटरी ग्लूकोज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी मैंने बताया था ये क्या है, एनोमर्स है, मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो कन्फिग्रेशन चेंज है वो सिर्फ फर्स्ट कार्बन एटम पे चेंज है, बाकी सब पे कन्फिग्रेशन क्या है, सेम है। अगर बाकी सब पे कन्फिग्रेशन सेम है तो बाकी सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे H ऊपर था, OH नीचे था, तो उसको क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, बीटा डी डेक्सट्रोरोटेटरी ग्लूकोज आ जाएगा। ठीक है, पेपर में एक बात याद रखना, अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन करूं ग्लूकोज की, ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों? क्योंकि ऊपर जो था वो CHO ग्रुप था, तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। समझ में लगी ये बात? नेक्स्ट है आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का एग्जांपल देखिए, कर दूं अब ये बना लोगे स्ट्रक्चर, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं इसमें बनाने, और ये इजी हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से इजीली समझ में लग जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का। अगर हम बात करें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का स्ट्रक्चर आपके पास होता है तो 3 4 5 6, ये बन गया आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और ये क्या है स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का। ठीक है, ये क्या स्ट्रक्चर है आपके पास, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे हमने वहां पे करा था, क्या हुआ था, कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करता है 5th पोजीशन वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, जो ये 5th पोजीशन वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये क्या करेगा, अटैक करेगा इस कार्बोनिल सेंटर पे। ठीक है, क्या करेगा, इस कार्बोनिल सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। फिर से आपके पास क्या बनेंगे, वैसे ही दो स्ट्रक्चर बनेंगे, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। ठीक है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। देखिए अब कैसे बनेगी अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, ये है आपके पास अल्फा फॉर्म। देखो हमने वहां पे क्या कहा था, जब OH क्या हो, राइट हैंड साइड पे हो, तो क्या होता था, अल्फा फॉर्म। अब इसमें क्या है आपके पास, अगर CH2OH यानी बल्कि ग्रुप जो भी हो वो अगर राइट साइड पे हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा फॉर्म। तो ये क्या आ गया आपके पास, अल्फा फॉर्म। ठीक है, बीटा फॉर्म भी बना सकते हो इससे, या फिर लिख लीजिए अल्फा डी लिवोरोटेटरी फ्रक्टोस। ठीक है, ये आपके पास अल्फा फॉर्म आ गई। इसी टाइप से आप बीटा फॉर्म भी बना सकते हो। क्या करिए, इसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगी, बीटा फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला की, वहाँ पे हमारे पास कितने मेंबर्ड रिंग बनती थी, 6 मेंबर्ड, और यहाँ पे कितने मेंबर्ड बनेगी, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 और 5th पोजीशन पे आपके पास क्या है, ये ऑक्सीजन है। बना लोगे स्ट्रक्चर बस अब। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला है वो क्या आएगा, डाउनवर्ड, राइट वाला डाउन साइड पे, राइट वाला डाउन साइड पे, और लास्ट वाला CH2OH हमेशा क्या होता है, ऊपर वाली साइड पे होता है। तो क्या आ गया, CH2OH H। ठीक है, ये अल्फा फॉर्म आ गई। बीटा फॉर्म बनानी है, फर्स्ट कार्बन वाले की स्टीरियो केमिस्ट्री को अगर दो, रिवर्स कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, वो बीटा फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, समझ लगी? तो ये आपके पास क्या थे, मोनोसैकेराइड्स से, दोनों के दोनों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मैनोज का स्ट्रक्चर भी बता दिया कैसे बनता है, और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर भी बता दिया कैसे बनता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए डाइसैकेराइड पे। डाइसैकेराइड्स क्या है, जो हाइड्रोलिसिस पे आपको क्या दें, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स दें, उनको क्या बोला जाता है, डाइसैकेराइड्स। अब देखिए डाइसैकेराइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। C12H22O11। देखो आपके पास जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो क्या पूछा जा सकता है कि आपके पास जो 3 डाइसैकेराइड है, 3 करवाएंगे, 3 डाइसैकेराइड हैं, ठीक है, वो हाइड्रोलिसिस पे कौन कौन सी यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, हाइड्रोलिसिस पे कौन कौन सी यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास क्या मिलते हैं, 2 यूनिट्स मिलती हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, अब आपके पास ये दोनों की दोनों यूनिट्स क्या हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है डाइसैकेराइड के नेचर पे। अब देखिए आपके पास 3 डाइसैकेराइड हैं। फर्स्ट है सुक्रोज, नेक्स्ट है माल्टोज और लास्ट वाला है आपके पास लैक्टोज। देखिए जो सुक्रोज है वो हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, अल्फा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज प्लस बीटा डी लिवोरोटेटरी फ्रक्टोज। ठीक है, ये क्या हाइड्रोलिसिस यूनिट है, हाइड्रोलिसिस पे आपको ये मिलता है इनके। उसके बाद बात करें अगर हम माल्टोज की, तो माल्टोज की हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है, 2 यूनिट्स मिलती हैं, वो भी दोनों की दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, अल्फा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज और अल्फा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। ठीक है, बात करें अगर हम लैक्टोज की, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है, बीटा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज और एक इसका क्या मिलता है हमें, C4 एपिमर। C4 एपिमर मतलब ग्लैक्टोज, ग्लूकोज का C4 एपिमर मतलब हमें एक क्या मिलता है, ग्लैक्टोज मिलता है। समझ में लगी बात। देखो अगर हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलती हैं, 2 यूनिट्स मिलती हैं, अल्फा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज, बीटा डी लिवोरोटेटरी फ्रक्टोज। उसके बाद अगर हम माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, अल्फा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज और अल्फा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज, मतलब दोनों यूनिट्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। और अगर हम बात करें लैक्टोज की तो क्या मिलता है, बीटा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज प्लस बीटा डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लैक्टोज, यानी ग्लूकोज का C4 एपिमर। ठीक है, तो ये थी आपके पास हाइड्रोलिसिस यूनिट्स जो भी आपको हाइड्रोलिसिस पे मिलता है। उसके बाद देखिए एक ट्राइसैकेराइड है, उसका एग्जांपल लिख लीजिए, ट्राइसैकेराइड। आपसे पूछ सकते हैं कोई ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल। ट्राइसैकेराइड का एक एग्जांपल है रेफिनोज। रेफिनोज इसका फार्मूला है C18H22 C18H32O16। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस की, अब देखो हाइड्रोलिसिस पे कितनी यूनिट्स देगा, ये ट्राइसैकेराइड है तो क्या देगा, 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देगा। तो ये जो हाइड्रोलिसिस पे 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देता है वो होती हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। 3 यूनिट्स मिलती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, समझ में लगा ये। तो आपके पास ये था, आपके पास मोनोसैकेराइड आ गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मैनोज और ग्लैक्टोज। उसके बाद डाइसैकेराइड आ गया, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। उसके बाद ट्राइसैकेराइड रेफिनोज, फॉर्मूला है C18H32O16। हाइड्रोलिसिस पे 3 यूनिट्स मिलेंगी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। उसके बाद आपके पास पॉलीसैकेराइड आता है। पॉलीसैकेराइड का एक ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके पास स्टार्च। स्टार्च हाइड्रोलिसिस पे आपको क्या देता है, 2 तरह की यूनिट्स देता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, स्टार्च 2 यूनिट्स मिलती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है वो आपके पास क्या होता है, लीनियर चेन फॉर्म में होता है, क्या होता है, लीनियर होता है, और ये क्या होता है, वाटर सोलेबल। और जो आपके पास अमाइलोपेक्टिन होता है वो क्या होता है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। ब्रांच स्ट्रक्चर होने के कारण क्या हो जाता है, ये वाटर इनसोलेबल। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का एक और देखिए क्वेश्चन जो आपके पास पूछा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट का एक टेस्ट है मोलिश टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट का क्या है, मोलिश टेस्ट।
डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम किस टेस्ट से कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन तो आपके पास ये है कि मोलिश टेस्ट से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए मोलिश टेस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, मोलिश रिएजेंट यूज़ करते हैं, और जो मोलिश रिएजेंट है वो पूछ सकते हैं कि क्या होता है। मोलिश रिएजेंट होता है आपके पास अल्फा नेफ्थोल इन एल्कोहल। मतलब क्या करें, अगर हम एल्कोहल में अल्फा नेफ्थोल मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मोलिश रिएजेंट बन जाता है। ठीक है, अल्फा नेफ्थोल का स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 बेंजीन आपस में ज्वाइन कर दी, उसके बाद OH, ये क्या हो गया आपके पास अल्फा नेफ्थोल। अल्फा नेफ्थोल को अगर आप अल्कोहल में डिसोल्व कर देते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, जो रिएजेंट बनता है वो क्या बनता है, मोलिश रिएजेंट। अब देखो टेस्ट क्या करना है, मान लीजिए मैं आपको कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट दे देता हूँ और आपको नहीं पता कि वो कार्बोहाइड्रेट है, आपने क्या करना है, उसको सोलेबल करना है एक्वस सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, उसमें क्या डाल देना, मोलिश रिएजेंट डाल देना है। ठीक है, मोलिश रिएजेंट मतलब अल्फा नेफ्थोल इन अल्कोहल में जो उसका मिक्सचर होगा वो सोल्यूशन जो होगा उसमें डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, आपने वॉल्स के साइड पे से H2SO4 ऐड करना है, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो क्या होता है, जंक्शन पे क्या बन जाती है, एक वॉयलेट कलर की रिंग बन जाती है। ठीक है, वॉयलेट रिंग एट जंक्शन। तो अगर ये वॉयलेट रिंग आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से आपके पास यही पूछ सकते हैं कि टेस्ट बताइए कौन सा होता है, मोलिश टेस्ट। कंपोजिशन पूछ सकते हैं, अल्फा नेफ्थोल और अल्कोहल का मिक्सचर जो होता है उसको मोलिश रिएजेंट बोलते हैं, और ये क्या है आपके पास टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए अमीनो एसिड पे। सलाइवा कार्बोहाइड्रेट नहीं, मैंने तो नहीं सुना। अमीनो एसिड, देखिए अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो आपके पास इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके पास अगर हम देखें तो टोटल 4 पार्ट्स हैं। एक तो यहाँ पे क्या आपके पास एसिडिक ग्रुप, एक आपके पास ये क्या है, अमीनो ग्रुप, एक ये क्या है आपके पास, सिंपली हम बोल देते हैं साइड चेन बोल दीजिए इसको। ठीक है, मतलब क्या है, ये वैरी करती रहेगी, जैसे जैसे R वैरी करेगा अलग अलग अमीनो एसिड्स मिलते रहेंगे। और आपके पास ये क्या है, अल्फा कार्बन एटम। ठीक है, टोटल 4 पार्ट्स हैं इसमें, एक एसिडिक ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है, अल्फा कार्बन एटम है, और एक क्या है आपके पास साइड चेन है। अब देखिए हमने क्या करनी है, इनकी क्लासिफिकेशन करनी है। अब देखिए जैसे जैसे R ग्रुप हम चेंज करते रहते हैं तो आपको क्या मिलते रहेंगे, डिफरेंट अमीनो एसिड मिलते रहेंगे। टोटल आपके पास क्या होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, मतलब 20 आपके पास क्या होंगे, पर्टिकुलर R ग्रुप होंगे। 20 R ग्रुप चेंज करिए, आपके पास 20 अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, सबसे पहले हमने बात करना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें, डिपेंडिंग अपॉन देयर एसिडिक और बेसिक करैक्टर, या फिर वो न्यूट्रल है, तो हमने इनको क्या करा है, 3 क्लासेस में कैटेगराइज करा है। फर्स्ट है आपके पास न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कौन से होंगे, जिसमें एक तो NH2 ग्रुप हो, एक COOH ग्रुप हो, तो वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। क्यों, देखो जितना आपके पास एसिडिक करैक्टर होगा उतना ही क्या होगा, अगर बेसिक करैक्टर हो जाए तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो वो सभी अमीनो एसिड जिसमें एक ही क्या हो आपके पास एसिडिक ग्रुप हो, एक ही बेसिक ग्रुप हो, वो क्या होते हैं आपके पास न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं। जितने भी आपके पास सिंपल हैं, जैसे कि ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, ठीक है, फिनाइल एलानिन हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं आपके पास न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं। मतलब क्या है, इनके अंदर क्या है, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप और नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप क्या है, सेम है। दूसरी बात करते हैं हम एसिडिक अमीनो एसिड्स की। एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन से होंगे,
मतलब क्या हो, जिसके अंदर आपके पास एसिडिक ग्रुप क्या हो, ज़्यादा हो जाएं, उनको क्या बोलते हैं हम, एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एसिडिक ग्रुप 2 हैं, अमीनो ग्रुप एक ही है, तो क्या हो जाएगा, एक अमीनो और एक एसिडिक तो बैलेंस होकर न्यूट्रल दे देंगे, लेकिन जो आपके पास एक एसिडिक बचेगा वो क्या कर देगा, अमीनो एसिड को एसिडिक कर देगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास 2 हैं, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। स्ट्रक्चर देखिए क्या है, कॉमन स्ट्रक्चर तो आपके पास वही रहेगा। देखिए CH है, उसके साथ NH2 है, उसके साथ क्या है, COH है। हमने चेंज क्या करना है, R ग्रुप। ग्लूटामिक एसिड में क्या हो गया आपके पास, CH2 CH2 COOH। एस्पार्टिक एसिड की अगर हम बात करें, CH NH2 COOH, यहाँ पे क्या होता है, CH2 COOH। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 आपके पास एसिडिक ग्रुप है, एक क्या है आपके पास बेसिक ग्रुप है। यहाँ पे भी क्या है, एक आपके पास बेसिक है और 2 क्या है, एसिडिक ग्रुप है। तो आपके पास ये क्या हो गए, एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, समझ में लगा ये चीज। उसके बाद आपके पास थर्ड कैटेगरी आती है बेसिक। थर्ड कैटेगरी आती है बेसिक अमीनो एसिड्स की। बेसिक अमीनो एसिड कौन से हो जाएंगे, बेसिक, जिसमें क्या हो, बेसिक ग्रुप ज़्यादा होंगे। मतलब क्या हो, जिसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा हो जाए या NH ग्रुप क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, वो क्या हो जाएंगे आपके पास बेसिक अमीनो एसिड। तो अगर हम बात करें बेसिक अमीनो एसिड की, तो आपके पास क्या है, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये सभी के सभी क्या हैं आपके पास बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, लाइसिन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये है आपके पास लाइसिन का स्ट्रक्चर। अब देखिए लाइसिन के स्ट्रक्चर में जो R ग्रुप है वो क्या है, ये आपके पास R ग्रुप है। अब देखिए इसमें क्या है, आपके पास साइड चेन में क्या लग रखा है, एक NH2 ग्रुप और लगा हुआ है। तो देखो ये वाला NH2 और ये COH तो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन इस NH2 के कारण क्या आ जाएगा आपके पास, बेसिक करैक्टर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम आर्जिनिन की। आर्जिनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्जिनिन। जो इन बॉटम वाला पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट क्या है, R है। ठीक है, अभी इसमें एक कंपैरिजन करवाएंगे। स्ट्रक्चर देखिए पहले आप इसके, लाइसिन, आर्जिनिन और लास्ट में आपके पास क्या है, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर देखें अगर हम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन। ये क्या है, हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए हिस्टिडीन में जो ये आपके पास नीचे रिंग लगी हुई है, इस रिंग को क्या बोला जाता है, इमिडाजोल रिंग। क्या बोला जाता है इसको, इमिडाजोल रिंग। ये क्या है आपके पास, एक इमिडाजोल रिंग है। अब इमिडाजोल रिंग है तो आपसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैव इमिडाजोल रिंग। तो क्या आएगा आपके पास आंसर, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन में क्या होती है, इमिडाजोल रिंग होती है। उसके बाद बेसिक करैक्टर क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है अलग से। ठीक है, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है रिंग में, उसके कारण से ये क्या हो गया आपके पास, बेसिक हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं इन तीनों स्ट्रक्चर की, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन की, तो इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, ध्यान दिया कीजिए, पहले थोड़ा सोचा कीजिए चीज को, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, एक NH2 ग्रुप है। अगर एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप की बात करें, इसमें एक NH2 ग्रुप है, इसमें क्या है 2 है, और इसमें क्या है 3 NH2 ग्रुप है। ठीक है, ये तो छोड़ ही दिया ना, ये तो बैलेंस हो गया।
इनकी बात कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा है उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, 3 है, 3 N ग्रुप होने के कारण ये क्या हो गया आपके पास, सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड, सबसे ज़्यादा बेसिक अमीनो एसिड कौन सा आ जाएगा आपके पास, आर्जिनिन। ठीक है, समझ में लगी ये बात अच्छे से। चलिए अब 2-3 पॉइंट इसमें और लिखिए जो अमीनो एसिड से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट हैं। सभी के सभी अमीनो एसिड क्या होते हैं, कायरल होते हैं नेचर में। ठीक है, सभी अमीनो एसिड क्या होते हैं, अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे NH2, देखो यहाँ पे R क्या होगा, वेरी होगा। जब R वेरी होता रहेगा तो ये सारे के सारे क्या होंगे, देखो ये कार्बन क्या होगा, कायरल होगा, ये कार्बन क्या होगा, कायरल होगा। रीजन देखो, एक COH ग्रुप लगा हुआ है, एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, एक R ग्रुप लगा है और एक क्या लगा हुआ है आपके पास H। मतलब चारों के चारों ग्रुप क्या हैं, अलग अलग हैं। अगर चारों ग्रुप अलग होते हैं जो कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं तो वो कार्बन कौन सा होता है, कायरल कार्बन होता है। ठीक है, तो सभी के सभी अमीनो एसिड क्या होते हैं आपके पास, कायरल होते हैं, एक्सेप्ट 1 ग्लाइसिन। जो ग्लाइसिन है वो क्या होता है, ए कायरल। रीजन क्या है, ग्लाइसिन में जो R होता है वो क्या होता है, H। अब अगर R को आप H रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब देखो, अब इस कार्बन के साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस करके जो आपके पास ग्लाइसिन होता है, सिर्फ एक वो अकेला ऐसा अमीनो एसिड है जो क्या है, ए कायरल है। बाकी जितने भी आपके पास अमीनो एसिड है सारे के सारे क्या हैं, कायरल है नेचर में। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कायरल इन नेचर। तो ग्लाइसिन जो है वो क्या है, ए कायरल है। ठीक है, दूसरी बात, सभी के सभी आपके पास जो अमीनो एसिड होते हैं, ऑल अमीनो एसिड्स have S configuration। S configuration बताइए ना, देखो कायरल कार्बन होता है तो हम क्या करते हैं, RS configuration निकालते हैं। ठीक है, सभी के सभी अमीनो एसिड क्या होते हैं, R configuration के होते हैं, एक्सेप्ट 1 दैट इज सिस्टीन। सिस्टीन को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास, S कन्फिग्रेशन जो होते हैं। मतलब सिस्टीन की कन्फिग्रेशन क्या होती है, R कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है, समझ में लगा। तो यहाँ से आपके पास ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव R कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो सिस्टीन जो आपके पास एक लौता अमीनो एसिड ऐसा है जिसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है, R होती है। उसके बाद देखिए, सभी के सभी ये जो आपके पास अमीनो एसिड है, ये सब के सब क्या है, अल्फा अमीनो है। मतलब क्या है, ए अमीनो है। लेकिन एक आपके पास क्या होता है, अल्फा इमीनो होता है, प्रोलीन। प्रोलीन इज अ अल्फा इमीनो एसिड rather than अल्फा अमीनो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोलीन का, वो देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर है, देखिए ये वाला कार्बन जो है वो ये वाला कार्बन। ठीक है, अब देखो इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, COH ग्रुप लगा हुआ है, NH ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो नीचे वाला आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, साइक्लिक फॉर्म बन रही है, ये सारा का सारा क्या है, R ग्रुप है। अब देखो मैंने आपको इमीनो ग्रुप बताया था, क्या था, जब नाइट्रोजन के साथ क्या लगाओ, डबल बॉन्ड R लगाओ। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ क्या लगाओ, डबल बॉन्ड कार्बन लगाओ, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अमीनो की जगह इमीनो बोलते हैं। अब देखो इस नाइट्रोजन के साथ क्या है, एक बॉन्ड कार्बन की इधर है और एक बॉन्ड कार्बन की क्या है, इधर है, इसलिए अमीनो ना होकर क्या है, इमीनो ग्रुप है। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, अल्फा अमीनो होंगे। समझ में लगी बात। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा इमीनो एसिड। तो इमीनो का क्या एग्जांपल आपके पास, प्रोलीन। तो आपके पास ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट थे, जैसे कि ए कायरल सिर्फ एक ही है, ग्लाइसिन हो गया, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा आपके पास, आर्जिनिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के आपके पास यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आया ये, जितने इंपॉर्टेंट बताए हैं बस इतने काफ़ी हैं। ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइल एलानिन,
ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, जो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं, इनके स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमने ज़्यादा डीप में कुछ नहीं पढ़ना। देखिए न्यूक्लिक एसिड के क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, डीएनए और आरएनए। देखिए जब हम डीएनए और आरएनए की हाइड्रोलिसिस करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें तीन पार्ट्स मिलते हैं। एक तो क्या मिलता है, पेंटोज शुगर। ठीक है, क्या मिलता है, एक हमें मिलता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब क्या है, 5 मेंबर्ड वाला कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी मतलब कि अभी हम बताएंगे कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, पेंटोज शुगर। एक मिलता है आपको फॉस्फेट ग्रुप, और एक मिलता है आपको नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। अब देखिए पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस अगर हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अगर हम बात करें पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। और अगर मैं बात करूं इसमें फॉस्फेट ग्रुप अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। मतलब क्या है, अगर मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करूं तो इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर मैं इसके अंदर क्या करूं, फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दूं तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड। समझ लगी ये बात। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोसाइड, और अगर तीनों के कॉम्बिनेशन की बात करें हम, न्यूक्लियोटाइड। या फिर आप बोल सकते हो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि आपके पास पेंटोज शुगर क्या है, नाइट्रोजिनस बेस क्या है, ये सब हमने देखना है। अब देखिए जो पेंटोज शुगर है, अगर हम डीएनए की बात करें तो जो डीएनए में पेंटोज शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज। क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज। और अगर हम आरएनए की बात करें तो सिंपली क्या होती है वो, राइबोज। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज क्या होती हैं, दो तरह की आपके पास यहाँ पे शुगर होती है। अब देखिए डीऑक्सीराइबोज और राइबोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपने। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, इसमें से क्या कीजिए, एक ये वाला कार्बन एटम बीच में से हटा दीजिए और इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए। ये आपके पास क्या बन गया, राइबोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास, राइबोज का स्ट्रक्चर। अब देखिए अगर राइबोज का स्ट्रक्चर है, अब हमने क्या करना है, देखो ये तो हो गया आपके पास राइबोज, उसके बाद क्या है, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल करना। हम क्या करते हैं, सेकंड पोजीशन से अगर ऑक्सीजन का रिमूवल कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये। तो आपके पास ये क्या बन जाता है, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, पहला ये राइबोज का स्ट्रक्चर था, फिर क्या था, डीऑक्सीराइबोज का। समझ में लगी ये चीज, कोई डाउट इसमें। अब इसके 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर ना सकते, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या करना है, यहां से लोन पेयर को अटैक करवा के ये क्या बन गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज बन गया। ये क्या बन गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज।
ठीक है। अब इसको 5 मेंबर्ड हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको हैवर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना बता दिया है, आप राइबोस और डीऑक्सी राइबोस को हैवर्थ में कन्वर्ट इजीली कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये था आपके पास जो शुगर वाला पार्ट था कि मतलब जो पेंटोज शुगर होती है वो डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होती है जिसका स्ट्रक्चर होता है ये, और आरएनए में क्या होती है, राइबोस जिसका स्ट्रक्चर होता है ये। बस कुछ नहीं करना, ग्लूकोज उठाना है, ग्लूकोज के 3rd कार्बन को रिमूव कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, राइबोस का स्ट्रक्चर आ जाएगा। राइबोस के स्ट्रक्चर में से 2nd पोजीशन पे से OH का ऑक्सीजन हटा दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर आ जाएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना मैंने सिखा दिया कैसे बनाते हैं, उससे आप क्या कर सकते हो, हैवर्थ प्रोजेक्शन तैयार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो है नाइट्रोजिनस बेस। अब देखिए नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है, नाइट्रोजन के कुछ बेस होते हैं जिनको नाइट्रोजन बेस बोला जाता है। अब देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन टाइप के होते हैं और एक क्या होते हैं, पिरिमिडिन टाइप के। मतलब ये क्या है, तरह की जनरल कैटेगरी है कि नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। देखिए जो प्यूरिन होते हैं उसमें क्या होते हैं, 2 एग्जाम्पल होते हैं, एक होता है एडेनिन जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा क्या होता है, गुआनिन जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में टोटल 3 बेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, थायामीन, गुआनिन तो प्यूरिन होता है, साइटोसिन, थायामीन और लास्ट में बोला आता है आपके पास यूरासिल जिसको आप U से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। समझ में लगा। न्यूक्लिक एसिड के हाइड्रोलिसिस से 3 चीज़ें मिलती हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। पेंटोज शुगर की हमने बात कर ली, डीऑक्सी राइबोस में क्या होता है और राइबोस में क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं हम नाइट्रोजिनस बेस की। 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन 2 तरह के हैं, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडिन 3 तरीके के हैं, साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल। फॉस्फेट तो दोनों में सेम होता है। फॉस्फेट ग्रुप देख लीजिए क्या होता है, PO4 नेगेटिव, यही होता है फॉस्फेट ग्रुप। बस इसका स्ट्रक्चर आ जाइए, बना दीजिए, ये क्या बन गया आपके पास, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब देखिए क्या है आपके पास, दोनों ही में डीएनए की बात करें या आरएनए की बात करें, दोनों के अंदर क्या होते हैं आपके पास 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। डीएनए में भी 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। डीएनए के अंदर आपके पास क्या होता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, और कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन और थायामीन। लेकिन अगर हम बात करें आरएनए की, आरएनए में भी होते 4 हैं, कौन कौन से, A, G, C और U। मतलब क्या है, जो थायामीन है वो क्या होता है, यूरासिल से रिप्लेस हो जाता है आरएनए के अंदर, ठीक है। थायामीन क्या होता है, यूरासिल से रिप्लेस हो जाता है आरएनए के अंदर। तो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए और आरएनए के क्या बताइए आप, नाइट्रोजिनस बेसिस बताइए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो क्या है आपके पास, डीएनए में थायामीन होता है और आरएनए के अंदर यूरासिल होता है, बाकी 3 दोनों में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास डीएनए आरएनए के लिए। अब क्या होता है आपके पास, अगर हम इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देखें डीएनए आरएनए का, समझ में लगाइए। अब हम बात करते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर की। किसी एक का स्ट्रक्चर बताइए, डीएनए का बनाना है आरएनए का, डीएनए का। चलिए डीएनए शुगर के अभी हमने बनाया था, डीएनए शुगर कैसे होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। ये भी हमने बनाया था डीएनए शुगर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको 5 मेंबर्ड वाले में बना दीजिए। 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी, देख लेना इसको। ये हमने क्या कर दिया, 5 मेंबर्ड वाले में बना दिया। अब देखिए क्या है, जो राइट हैंड साइड पे है ये आपके पास क्या होता है, बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो राइट साइड पे होता है वो क्या होता है, नीचे। नेक्स्ट वाले में आपके पास क्या आ गया, OH डाउनवर्ड आ गया। नेक्स्ट वाले में क्या आ गया, OH डाउनवर्ड आ गया। नेक्स्ट वाले में क्या होता है, CH2OH। ये देखिए आपके पास क्या है, अगर हम बात करें
ध्यान से देखिए यहाँ पे जो ये फर्स्ट पोजीशन होती है, जो ये फर्स्ट पोजीशन होती है, इस फर्स्ट पोजीशन के जो OH ग्रुप है वो रिमूव होकर यहाँ पे क्या लगा होता है, एक नाइट्रोजिनस बेस लगा होता है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे जो OH ग्रुप होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है और वहाँ पे क्या लगा होता है, नाइट्रोजिनस बेस लगा होता है। अगर मैं बात करूँ DNA की, तो DNA में ये बेस क्या हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है और थायमिन हो सकता है। ठीक है, आपके पास ये बेस लगा होता है। उसके बाद ये आ गया आपके पास सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन और ये क्या फिफ्थ पे जो CH2OH होता है वो क्या कर सकता है, फॉस्फेट जो अभी ग्रुप मैंने बताया था उसके साथ क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो आपके पास फिफ्थ पोजीशन पे क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन होता है। ठीक है, समझने लगी ये बात। तो ये था आपके पास DNA का कंप्लीट स्ट्रक्चर। DNA में क्या है, देखो 3 पार्ट बताए थे मैंने हाइड्रोलिसिस पे, कौन कौन से, पेंटोज शुगर, देखो और ये है पेंटोज शुगर, बेस मिलता था नाइट्रोजिनस बेस, ये रहा आपके पास नाइट्रोजिनस बेस, और क्या होता था, एक फॉस्फेट ग्रुप होता था और वो ये है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब देखिए अगर इस DNA को RNA में कन्वर्ट करना हो, कर सकते हैं। इस DNA को क्या करना है, RNA में कन्वर्ट करना है। 1 सेकंड में RNA में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये कर दिया RNA, यहाँ पे मैंने क्या करा था, सेकंड पोजीशन पे OH को H में कन्वर्ट करा था। डीऑक्सी होता है, डीऑक्सी मतलब क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, तो ये क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बेस की बात करूँ तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन सेम रहते हैं, लेकिन थायमाइन की जगह क्या आ जाता है, यूरासिल। तो ये क्या बन गया आपके पास, RNA का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये था आपके पास न्यूक्लिक एसिड और ये था आपके पास सारा का सारा बायोमोलिक्यूल्स।